हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में। जैसा दोस्तों आपको जानकारी है, पहले से पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने इतिहास की नियमित क्लासेस शुरू कर दी हैं और इतिहास की क्लासेज में दोस्तों आज हम दूसरी क्लास यानी मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इतिहास के सामान्य जानकारी के विषय में चर्चाएं की थी, यानी इतिहास की सामान्य जानकारी के विषय में बताया था आपको। आज हम बताएंगे दोस्तों कि इतिहास के सामान्य जानकारी के बाद मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में, कि मानव का विकास कैसे हुआ। जब मानव का विकास होगा तभी तो इतिहास रचा जाएगा दोस्तों। जब पहले हम मानव के विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि मानव ने फिर आगे चल के अपने विकास कैसे किया, उसके क्रियाकलाप क्या रहे और उसका अध्ययन क्या था, उसके अतीत के कार्य क्या थे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। मेन कार्य आपका यही है कि वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सगे संबंधी या सगे साथी जितने भी दोस्त हैं सभी को पता चले और सभी पढ़ाई का फ़ायदा उठा पाएँ दोस्तों यहाँ पे। क्योंकि ये क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही हैं और इन क्लासेज में हम आपको इतिहास यानी संपूर्ण इतिहास पढ़ाएंगे दोस्तों। एक भी पॉइंट यानी डीपली से डीपली सारे पॉइंटों को लेते हुए कम्प्लीटली इतिहास पढ़ाएंगे दोस्तों। एक भी तथ्य को नहीं छोड़ा जाएगा आपको। वैसे दोस्तों, अगर आप देखा जाए तो आपको यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी इन ऐतिहासिक क्लासेज में। एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ा जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। दूसरी बात एक और है दोस्तों, यहाँ पे आपको पढ़ाने के बाद में इनकी टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। हमने 2 टेस्ट सीरीज डाल दी हैं दोस्तों इतिहास की, 1 और 2, जिनमें 1 सीरीज में हमने इतिहास के मानव विकास की अवस्थाओं के क्वेश्चंस डाल रखे हैं, दूसरे में हम पाषाण काल के क्वेश्चंस डाल रखे हैं। यहाँ पढ़ने के बाद में दोस्तों आप इन टेस्ट सीरीज में यानी इतिहास टेस्ट सीरीज में जाकर आप अपने रिव्यू भी ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई का अंदाज अनुमान भी लगा सकते हैं कि हमने कितनी तैयारी कर रखी है या कितनी नहीं हुई है। दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज की मानव विकास की अवस्थाएं। अब मानव विकास क्या हुआ दोस्तों, हम मानव हैं और हमारा विकास आज तक हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि हम आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, एकदम डिजिटल रूप से पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये विकास कैसे हुआ, क्या स्टार्टिंग से मानव ऐसा था या अभी हुआ है दोस्तों, तो उसी के बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। मानव ने यानी कह सकते हैं कि मानव को पहले बंदर माना जाता था, तो मानव उस बंदर की अवस्था से, बानर की एज से अवस्था से निकलकर इस विकसित अवस्था में कैसे पहुँचा, तो उन अवस्थाओं के बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि लगभग 4 अरब वर्ष पहले, आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले दोस्तों क्या हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। और जो पृथ्वी है, इसी पृथ्वी पर इतनी पहले पृथ्वी की तो उत्पत्ति हो गई, लेकिन इस पृथ्वी पर जो मानव है, इस मानव की उत्पत्ति दोस्तों, मानव की उत्पत्ति दोस्तों लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व ही मानी जाती है। 20 लाख वर्ष पूर्व ही मानी जाती है। ये बात याद रखना कि मानव की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष मानी जाती है, 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। उस 20 लाख वर्ष के बाद मानव ने धीरे धीरे अपना क्या किया, विकास करना प्रारंभ किया और भिन्न भिन्न अवस्थाओं में मानव ने अपने भिन्न भिन्न तरीके से क्या किया दोस्तों, अपना विकास किया दोस्तों। अब बात करेंगे विकास किया। अब विकास की अवस्थाएँ थी दोस्तों, तो कुछ विज्ञान जो इन विकास की अवस्था में इतिहास में पढ़ रहे हैं, हम ऐतिहासिक रूप से इनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इनकी प्रैक्टिकली साइंस की दृष्टि से देखें तो साइंस की दृष्टि से इनके बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, और बायोलॉजी में इनके मानव विकास के जो सिद्धांत थे, जिनको हम विकासवादी सिद्धांत कहते हैं, मानव विकासवादी सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। तो बायोलॉजी में विकासवादी जो सिद्धांत थे वो किसने दिए थे दोस्तों, ये सभी आप जानते होंगे। तो मानव के विकासवादी सिद्धांत किसने दिए थे बायोलॉजी में, चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। और चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के क्या थे दोस्तों, एक बहुत अच्छे बायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने बीगल 1839 ईस्वी, हम कुल मिला के कह सकते हैं बीगल के अलावा नेचुरल सलेक्शन 1859 ईस्वी, 1859 और 1839, यानी इंग्लैंड के जो बायोलॉजिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने मानव विकास के विकासवादी सिद्धांत दिए थे। उन्होंने 1839 में बीगल और 1859 में नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तकें लिखी थी। और दोस्तों, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि बीगल नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे, या नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इन दोनों पुस्तकों की जो राइटर्स हैं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने, इंग्लैंड के बायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने मानव के विकासवादी सिद्धांत दिए थे बायोलॉजी यानी साइंस की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने इतिहास की। ये भी याद रखना दोस्तों, साइंस की चीज़ है लेकिन इतिहास में मैं बता रहा हूँ, पर इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई पृथ्वी के इतिहास में, यानी मानव की उत्पत्ति का समय हो गया कि इस समय से मानव
की लगभग उत्पत्ति प्रारंभ हो गई थी, मानव का विकास प्रारंभ हो गया था 20 लाख वर्ष पूर्व। यानी इस काल, जिस काल में मानव का विकास प्रारंभ हो गया, स्टार्ट हो गया, कुल मिला के कह सकते हैं मानव ने अपना विकास स्टार्ट कर दिया, उस काल को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्लाइस्टोसीन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाइस्टोसीन काल कहते हैं। यानी दूसरी तरफ से हम इसको अभिनूतन युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिनूतन युग भी कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ तक की दोस्तों। अब बात कर रहे हैं कि मानव का विकास कहाँ पे हुआ। दोस्तों जो मानव की उत्पत्ति की बात करें तो मानव की जो उत्पत्ति है वो मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में मानी गई। कहाँ पे मानी गई दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में मानी गई। कहाँ मानी गई दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में मानी गई। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में ही मानव की क्या हुई थी? सर्वप्रथम, यानी क्या कह सकते हैं कि सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में। इस वजह से अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मानव जाति का पालना कहा जाता है दोस्तों। ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं? द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड यानी मानव जाति का पालना, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पेपरों में पूछा जाता है कि मानव जाति का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता देना है कि मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ही सर्वप्रथम क्या हुई थी? मानव की उत्पत्ति हुई थी। अब प्रश्न हमारे मन में ये आ रहा है कि ऐसा क्यों माना गया? क्यों का प्रश्न आ रहा है, ऐसा क्यों माना गया कि अफ्रीका महाद्वीप में ही मानव की उत्पत्ति हुई दोस्तों? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि देखो, जब पुरातात्विक खोजें हुई, जब पुरातात्विक खोजें प्रारंभ हुई तो पुरातात्विक खोजों में जगह जगह यानी विभिन्न महाद्वीपों में विभिन्न स्थानों पर क्या मिले? मानवों के नरकंकालों की खुदाई हुई, मानवों की नरकंकाल खुदाई में मिले दोस्तों। जब जिन कंकालों में खुदाई मिले तो इनकी कार्बन पद्धति के आधार पर, रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर इन कंकालों का समय का पता लगाया गया कि कौन से कंकाल कितने वर्ष पुराने हैं। और सबसे ज़्यादा पुराने कंकाल कहाँ पे मिले थे? जो सबसे प्राचीन कंकाल थे, सबसे ज़्यादा समय पुराने कंकाल थे, वो अफ्रीका महाद्वीप से ही मिले थे। बाकी के महाद्वीपों में इस अफ्रीका महाद्वीप की अपेक्षा कम समय के क्या मिले थे? कंकाल मिले थे। हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 साल पुराने कंकाल मिले हैं, तो इसके अलावा बाकी के महाद्वीपों में क्या मिले थे? 70 साल पुराने ही कंकाल मिले थे, 60 साल पुराने ही कंकाल मिले थे। यानी कुल मिला कह सकते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के कंकाल थे वो बाकी के महाद्वीपों से पुराने थे, प्राचीन थे। इस वजह से अफ्रीका महाद्वीप को क्या माना गया? ऐसा माना गया कि जब पुराने कंकाल यहीं अफ्रीका महाद्वीप में मिल रहे हैं तो हो सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे पहले मानव रहता था। तो इस वजह से अफ्रीका महाद्वीप को क्या माना गया दोस्तों? अफ्रीका मानव को क्या माना गया? अफ्रीका मानव को मानव की जन्मस्थली कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि आदि मानव या मानव की जन्मस्थली, मानव की जन्मस्थली, मानव की जन्मस्थली। याद रखना दोस्तों, मानव की जन्मस्थली और मानव जाति का पालना, मानव, याद रखना दोस्तों, मानव की जन्मस्थली और मानव जाति का पालना। तो याद रखना, मानव जाति का पालना, मानव जाति जन्मस्थली कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप है। राइट दोस्तों, इंग्लिश में भी याद रखना, इंग्लिश में ही पूछा जाता है द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट हैं दोनों पॉइंट्स, याद रख लेना दोस्तों। यानी कुल मिला कह सकते हैं इस पूरे स्क्रीनशॉट की अगर लें आपको, स्क्रीनशॉट में एक ये पॉइंट याद रखना, मानव जाति की जन्मस्थली पेपर में पूछी जाती है, मानव जाति की पालना पेपर में पूछा जाता है, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड पेपर में पूछा जाता है। और उसके बाद में विकासवादी सिद्धांत का जो मैंने कराया है कि विकासवादी सिद्धांत किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन ने दिए थे। कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। और बीगर और नेचुरल सिलेक्शन इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जो पेपरों में पूछी जाती हैं। राइट दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों अपने चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट हैं, बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो हमारा अगला पॉइंट ये है कि अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा दोस्तों कि मानव विकास की उत्पत्ति संबंधित, यानी जब मानव का जो विकास हुआ, मानव की उद्भव और विकास के संबंध में कुछ सिद्धांत दिए गए दोस्तों। जो हमारा अगला पॉइंट वो ये कहता है कि मानव का उद्भव,
मानव का उद्भव व विकास संबंधी सिद्धांत। अगले जो पॉइंट है हम वो बता रहे हैं आपको, मानव के उद्भव व विकास संबंधी सिद्धांत। देखिए मानव के उद्भव व विकास संबंधी 2 सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों, और 2 सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है हमारा, पहला सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, एकात्मक उद्भव का सिद्धांत है, एकात्मक उद्भव का सिद्धांत। दूसरा है हमारा दोस्तों समांतर उद्भव का सिद्धांत, उद्भव का सिद्धांत। देखिए दोस्तों एकांतर उद्भव सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या विशेषता है दोस्तों, इस सिद्धांत में ये कहा गया कि मानव का जन्म केवल क्या हुआ, मानव पहले स्टार्टिंग में जन्म केवल अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। कहाँ हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। मानव का जन्म केवल कहाँ हुआ, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, और इसी महाद्वीप से बाकी के महाद्वीपों में क्या है, मानव ने विस्तरण किया। क्या किया, विस्तरण किया, यानी अपना फैलाव किया। यानी इस महाद्वीप से फिर कुछ समय बाद अन्य महाद्वीपों में मानव पहुंचा था। लेकिन जो हमारा समांतर सिद्धांत है, उद्भव सिद्धांत, ये कहता है कि मानव का विकास सभी महाद्वीपों में समांतर रूप से हुआ। यानी यहाँ पे सभी महाद्वीपों में क्या हुआ, एक समय में हुआ और एक साथ हुआ था, ऐसा समांतर उद्भव विकास सिद्धांत मानता है दोस्तों। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हुए दोस्तों। अब उसके बाद में हम बात करेंगे मानव के विकास की अवस्थाओं के बारे में। अब देखो दोस्तों, मानव का उद्भव तो हुआ, लेकिन मानव का उद्भव होने के बाद में मानव ने अपना विकास किन किन अवस्थाओं में किया, मानव की जो विकास की अवस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, उन अवस्थाओं के बारे में बात हम करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मानव विकास की 6 अवस्थाओं के बारे में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जिनमें से 4 अवस्थाएँ मुख्य रूप से आपके लिए बहुत उपयोगी हैं दोस्तों। देखिए पहली अवस्था दोस्तों मानव विकास की हमारी होमोनिड्स। कौन सी है दोस्तों, होमोनिड्स, होमोनिड्स दोस्तों। दूसरी जो अवस्था है दोस्तों वो है हमारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैंस। जो तीसरी अवस्था है वो है दोस्तों होमो हैबिलस। जो चौथी अवस्था है दोस्तों वो है हमारी होमो इरेक्टस। ठीक है दोस्तों, इसको हम पिथेक्रैंथ्रोपस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवी जो अवस्था है वो है हमारी होमोसेपियन निएंडरथाल। और छठवीं जो अवस्था है वो है हमारी होमोसेपियन, जिसको हम क्रो-मैग्नन मानव भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रो-मैग्नन मानव भी कहते हैं। ये 6 अवस्थाएं याद रखना। इन 6 अवस्थाओं में मानव का क्या हुआ दोस्तों, विकास हुआ। इनका क्रम याद रखना दोस्तों, जो हमारे पेपरों में पूछा जाता है वो क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्रम, आरोही और अवरोही। यानी आरोही क्रम ये रहा, और अवरोही क्रम यानी घटता क्रम और बढ़ता क्रम। यानी कह सकते हैं हम घटता क्रम और बढ़ता क्रम। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के हम कह सकते हैं घटता क्रम और बढ़ता हुआ क्रम पूछते हैं दोस्तों इसमें। सॉरी, ये तो हो गया हमारा बढ़ता हुआ और ये हो गया घटता हुआ। ठीक है, यहाँ से घटता हुआ चलेगा, पहले होमोनिड्स, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमोसेपियन, फिर होमोसेपियन, क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है दोस्तों, तो ये घटता बढ़ता क्रम पूछा जाता है इनका, अवस्थाओं का सभी का। तो इनको सभी को आप घटते बढ़ते क्रम में भी याद करेंगे, क्रम से याद करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक एक अवस्था के बारे में बताता हूँ मैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोनिड्स के बारे में। होमोनिड्स के बारे में देखो दोस्तों, इसकी जो विशेषताएं हैं इस मानव की, ये होमोनिड्स मानव है, यानी मानव विकास की पहली अवस्था जिसको हम होमोनिड्स बोलते हैं। तो होमोनिड्स मानव है दोस्तों। कौन सा मानव है ये, होमोनिड्स मानव। ठीक है, एक तरीके से हम इसको मानव भी कह सकते हैं, और मानव विकास की पहली अवस्था भी है होमोनिड्स। ठीक है, अब इस अवस्था की क्या विशेषता है दोस्तों, कि इस अवस्था के मानव को रामापिथेकस कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, रामापिथेकस कहते थे। और दूसरी जो विशेषता है कि इसका विकास था दोस्तों वो प्लास्टोसीन काल। इस काल को हम हिमकाल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, हिमकाल कहते हैं। इस काल में क्या हुआ, ये विकसित हुआ था, हिमकाल में पाया गया।
ठीक है, पाया जाने वाला अर्ध उत्थान अवस्था वाला मानव, अर्ध उत्थान अवस्था में चलने वाला मानव, और जो चौथी विशेषता है, ये कहाँ पाया जाता था? अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। देखो दोस्तों, इस जो होमोनिड्स मानव था, ये वह मानव था जो मानव की स्टार्टिंग अवस्था में मानव झुककर चलता था। कैसे चलता था? झुककर, यानी सीधा खड़ा होकर नहीं, झुककर चलता था, यानी इस तरीके से कमर मुड़ी हुई होती थी और झुककर चलता था। इस अवस्था को हमने क्या नाम दिया? होमोनिड्स अब नाम दिया दोस्तों, ठीक है। और इसको अन्य नाम हमने क्या दिया? रामापिथेकस। और इस अवस्था का सबसे पहले विकास हुआ था प्लाइस्टोसीन काल में, यानी ऐसा काल जिस काल में मानव की क्या हुई? उत्पत्ति प्रारंभ हुई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है दोस्तों, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दूसरी अवस्था है हमारी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस। देखो, इस मानव के अगर बारे में बात करें दोस्तों, इस मानव की इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, पहली विशेषता तो इसकी ये है, इसको मानव का आदि पूर्वज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मानव का आदि पूर्वज, ठीक है दोस्तों। दूसरी विशेषता इसकी क्या है दोस्तों? इसको मानव का आदि पूर्वज तो कहते हैं, इसके अलावा इसको प्रोटो मानव या आध मानव, आध मानव भी कहते थे दोस्तों। प्रोटो मानव, आध मानव या दक्षिणी वानर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और कहाँ व्याप्त था ये? अफ्रीका में पाया गया। ये अफ्रीका में व्याप्त है, इसके कंकाल हैं दोस्तों, वो कहाँ पाए गए? अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए। अगली बात देखिए दोस्तों, इसकी क्या है? ये मुक्त हाथों का प्रयोग करता था, मुक्त हाथों का प्रयोग करता था। और जो अगली नेक्स्ट विशेषता है वो है कि लगभग 4 फीट लंबा था, लगभग 4 फीट लगभग लंबा था। इसकी क्या थी? लंबाई थी दोस्तों, लगभग 4 फीट क्या थी? इसकी लंबाई थी इस मानव की। देखो, इसके बारे में समझ जाता हूँ मैं। मानव का आदि पूर्वज क्यों कहा गया? बहुत से स्टूडेंट यहाँ आदि का मतलब अंत समझते हैं, जबकि आदि का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रारंभिक होता है। यानी मानव का एक पहला पूर्वज था जो विकसित था, थोड़ा उसने कार्यशील हो गया, तो वो कौन सी अब मानव था? वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था, ठीक है दोस्तों। इसी के हमको खुदाई में क्या मिले दोस्तों? अवशेष मिले हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। प्रोटो मानव कहा गया, आध मानव का मतलब होता है प्रारंभिक मानव। दक्षिणी वानर इसको क्यों कहा गया? इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, इसको दक्षिणी वानर नाम क्यों दिया गया। और ये कहाँ पाया गया? अफ्रीका में पाया गया, वो भी दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, ठीक है। मुक्त हाथों का प्रयोग करता था ये मानव। मुक्त हाथों का मतलब कि किसी जानवरों को, अपने शिकार को हाथों से पकड़ता था और हाथों से इसको चीड़ फाड़ कर खा जाता था। इसको इसलिए क्या कहते हैं? मुक्त हाथों का प्रयोग करने वाला मानव कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। 4 फीट लगभग क्या थी इसकी? लंबाई थी। अब देखो दोस्तों, मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने के, जो दक्षिणी वानर है, इसको दक्षिणी वानर क्यों कहा गया, इसके बारे में बताता हूँ आपको यहाँ पर। देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें, सबसे पहले हम करें एक स्थान की, ट्रोंग नामक स्थान की। किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रोंग। कंकाल, यानी 2 कंकालों की बात करेंगे यहाँ पे। एक कंकाल है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है दोस्तों? एक बालक का क्या है? बालक का कंकाल, बालक का कंकाल है। खोपड़ी है, इस कंकाल में खोपड़ी खुदाई मिली थी, एक बालक की खोपड़ी कंकाल मिली थी। इसका नाम क्या दिया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम था। और ये इसको जो नामकरण मिला था दोस्तों, वो किस प्रकार मिला था? कि ये 2 शब्दों से मिला है, यानी लैटिन भाषा के ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। वो 2 शब्द कौन से हैं? एक शब्द है ऑस्ट्रेलोलिस, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलोलिस। और दूसरा जो शब्द है दोस्तों वो है पिथेकस। क्या है? पिथेकस।
एक तो पिथेकस हो गया, एक हो गया ऑस्ट्रेलिस हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों दक्षिणी, क्या होता है लैटिन भाषा में ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है दक्षिणी, और पिथेकस का मतलब होता है मानव सम प्राणी, मानव सम प्राणी यानी मानव के समान प्राणी, या कपि भी कह सकते हैं इसको हम शॉर्ट में, कपि भी अर्थ होता है। पिथेकस का मतलब कपि यानी बानर भी होता है, यानी मानव के समान प्राणी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ हमारा बात यहाँ तक पॉइंट्स। अब इसके बारे में बात करेंगे। लैटिन भाषा का शब्द से ऑस्ट्रेलिस और पिथेकस दो शब्दों से मिलकर बना। अब जो इस कंकाल की खुदाई थी, यानी इस कंकाल को ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो नाम दिया था, इस कंकाल की जो खुदाई हुई थी दोस्तों, वो कहाँ पे हुई थी? ट्रोंग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ट्रोंग में। और ट्रोंग कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये ट्रांसवाल क्षेत्र में पड़ता है। ट्रांसवाल क्षेत्र अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। और जो इसकी खोज थी दोस्तों, वो खोज किसने की थी इस कंकाल की? रेमंड डार्ट ने की थी। ठीक है, नवंबर 1924 में, नवंबर 1924 में। ठीक है, जब रेमंड डार्ट ने इसकी खोज की थी ट्रोंग नामक स्थान पर, इस कंकाल को क्या नाम दिया गया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया था दोस्तों। और इसका तात्पर्य क्या होता है? दक्षिणी मानव सम प्राणी। हम कह सकते हैं कि दक्षिणी मानव, ठीक है, दक्षिणी मानव समान प्राणी। इस वजह से इसको क्या कहा गया था दोस्तों? दक्षिणी वानर कहा गया था। क्या कहा गया था इसको? दक्षिणी वानर कहा गया था। मैंने अभी बताया था कि इसको हम दक्षिणी वानर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक और कंकाल की बात करें दोस्तों, इसी मानव के काल का कंकाल था लूसी। एक कंकाल और था लूसी दोस्तों। और जो इसकी खोज हुई थी दोस्तों, लूसी जो कंकाल है, इसकी खोज हुई थी दोस्तों, वो कहाँ पे हुई थी? इथोपिया, यानी हादार नामक स्थान था एक, हादार। ये इथोपिया में पड़ता है दोस्तों, अफ्रीका का एक देश है इथोपिया, इसमें पड़ता है। और 1974 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों? खोज हुई थी। और जब इसका जो खोजी दल था इसकी खोज कर रहा था, जिस समय इस खुदाई में मिला था, उस समय लूसी वर्ल्ड इन द स्काई, इन द स्काई एक सॉन्ग चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? खुदाई करते समय एक सॉन्ग चल रहा था, बज रहा था बार बार। और उसी जब ये सॉन्ग बार बार बज रहा था, उसी समय जिस खोजी दल, यानी ये खोजी दल था, जिस खोजी दल था, उस खोजी दल के द्वारा इसकी खुदाई की जा रही थी। उस खुदाई में एक मादा कंकाल मिला। क्या मिला? एक मादा कंकाल मिला दोस्तों। और उस मादा कंकाल को मिलने के बाद में उस कंकाल का नाम क्या दिया गया? लूसी नाम दिया गया। इसी वजह से लूसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? मानव माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव माता। यानी उस मानव कंकाल को क्या कहा गया? मानव माता कहा गया, यानी मानव की माता कहा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। तो कुल मिला के हम बात कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस था दोस्तों, उसकी ये विशेषताएं याद रखना। ये पेपर में सबसे ज़्यादा पेपर में पूछने वाली जो विशेषताएं होती हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि मानव का आदि पूर्वज कौन सा मानव था? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस मानव को क्या था दोस्तों? आदि पूर्वज था। एक लूसी को याद रखना कि जो लूसी कंकाल है ये कहाँ मिला था? इथोपिया में मिला था। उसको क्या कहा जाता है? लूसी को मानव माता कहा जाता है। और उसकी खुदाई कब हुई थी? अन्वेषण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो एक कंकाल है, जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ था, वो बालक का कंकाल है। ठीक है, एक बात याद रखना, पेपर में पूछ लिया गया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस था बालक का कंकाल, मानव का कंकाल, मादा कंकाल, तो याद रखना बालक के कंकाल था। और कंकाल में क्या मिली थी? खोपड़ी मिली थी। ठीक है, जिसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? दक्षिणी वानर या दक्षिणी मानव सम प्राणी होता है। इसकी शॉर्ट ले लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब उसके बाद देखो दोस्तों, तीसरी अवस्थाओं के बारे में पढ़ाएंगे। मानव के विकास की जो तीसरी अवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। तीसरी अवस्था है मानव के विकास की दोस्तों, वो कौन सी? हमारी होमो हैबिलस। क्या है दोस्तों? होमो हैबिलस। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था के मानव को दोस्तों कारीगर मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारीगर मानव कहा जाता है। याद रखना, किस मानव को कारीगर मानव कहा जाता है? होमो हैबिलस को कारीगर मानव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और ये मानव कारीगर मानव क्यों कहा जाता है? कि इस मानव ने सबसे पहले पत्थरों को औजार बनाकर शिकार करना प्रारंभ किया था। शिकार करना प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों,
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों कि किस मानव ने पत्थरों को औजार बनाकर शिकार करना प्रारंभ किया था, क्योंकि इससे पहले का जो मानव था वो मुक्त हाथों का प्रयोग कर रहा था, यानी हाथों से, यानी जहाँ शिकार को पकड़ता था हाथों से चीड़ फाड़ कर खा जाता था। लेकिन अब ये क्या क्या हाथों का प्रयोग छोड़कर इसने किसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया, पत्थरों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसने पत्थरों को औजार बनाया और उससे शिकार करना प्रारंभ किया था दोस्तों। वो कौन सा मानव था, होमो हैबिलस था। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कारीगर मानव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मानव विकास की हम चौथी अवस्था के बारे में बात करेंगे। चौथी अवस्था है दोस्तों होमो इरेक्टस। कौन सी है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ठीक है दोस्तों, या फिर हम इसको कह सकते हैं पिथेक्रैंथोपस। ठीक है दोस्तों, अब बात देखो दोस्तों, इसके दो नाम देते हैं, यानी इस अवस्था को हम होमो इरेक्टस भी कहते हैं और पिथेक्रैंथोपस भी कहते हैं। जो होमो इरेक्टस होता है इसका मतलब होता है दोस्तों सीधा मानव, यानी हम सीधा मानव, या हम कह सकते हैं खड़ा मानव होता है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई। जो पिथेक्रैंथोपस होता है इसका मतलब भी दोस्तों यही होता है, सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव। पिथेक्रैंथोपस का मतलब होता है सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव, चलने वाला मानव। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इनके अर्थ हो गए। और आपसे पूछा जाए कि पिथेक्रैंथोपस का मतलब क्या होता है, कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव, और होमो इरेक्टस का मतलब क्या होता है, सीधा मानव या खड़ा मानव। ठीक है दोस्तों, सीधा मानव या खड़ा मानव होता है। अब इसकी विशेषताएं की बात करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या थी, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली विशेषताएं क्या थी दोस्तों। तो विशेषता यही है दोस्तों कि ये प्राचीनतम द्विपद मानव था। इसको क्या बोला गया, प्राचीनतम द्विपद मानव भी बोला गया, यानी प्राचीनतम मानव जो द्विपद मानव था, जो दोनों पैरों पर क्या हो जाता था दोस्तों, खड़ा हो जाता था और सीधा खड़ा होकर चलता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसकी बात करें दोस्तों, ये कहाँ कहाँ व्याप्त था, तो ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप, इन महाद्वीपों में पाया जाता था। इसके जो अवशेष हैं वो कहाँ, इन महाद्वीपों में पाए गए। भारत में इसके अवशेष कहाँ पाए गए, भारत में केवल इसी मानव की क्या है, कंकाल मिले थे, होमो इरेक्टस मानव के। और वो मानव के कंकाल कहाँ मिले थे दोस्तों, नर्मदा घाटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, मोस्टली इस पर टिक लगा लें दोस्तों कि भारत में मानव का अवशेष, यानी भारत में मानव का अवशेष कहाँ पाया गया था, एकमात्र नर्मदा घाटी में पाया गया था। और ये कहाँ पे पड़ता, नर्मदा घाटी में भी एक स्थान था, हथनौरा। कौन सा स्थान था, हथनौरा नामक स्थान पर, नर्मदा घाटी हथनौरा में। और ये हथनौरा नामक स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों, होशंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई हमारी। तो याद रखना, जो चौथी अवस्था थी मानव के विकास की, चौथी अवस्था थी होमो इरेक्टस। उस अवस्था में मानव कैसा था, सीधा खड़ा होकर चलने लगा था। इसको इस वजह से क्या कहते थे हम, प्राचीनतम द्विपद मानव कहते थे। अफ्रीका, एशिया, यूरोप में व्याप्त था। और जो हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो यही है कि भारत में होमो इरेक्टस मानव मिला था। मानव भारत में जो कंकाल मिला था वो किस अवस्था का कंकाल था, होमो इरेक्टस अवस्था का कंकाल था। और एक कहाँ मिला था, नर्मदा घाटी में मिला था, जो हथनौरा में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इसकी शॉर्ट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं पाँचवीं अवस्था की दोस्तों। पाँचवीं अवस्था हमारी होमो सेपियंस निएंडरथाल। होमो सेपियन निएंडरथाल, होमो सेपियन निएंडरथाल। ठीक है दोस्तों, जो अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, होमो सेपियन निएंडरथाल। देखो दोस्तों, जर्मनी में पाए गए थे इसके कंकाल, इसके मानव कंकाल कहाँ पाए गए, सर्वप्रथम जर्मनी में पाए गए थे। और जर्मनी में भी कहाँ पाए गए थे, निएंडर घाटी में पाए गए थे। ठीक है, जर्मनी की निएंडर घाटी के आधार पर नामकरण, जर्मनी की निएंडर घाटी के आधार पर नामकरण, जर्मनी की निएंडर घाटी में पाए गए थे, इस वजह से इनको क्या नाम दे दिया गया, निएंडरथाल नाम दे दिया गया था दोस्तों। और इसकी बारे में बात करें, इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव था। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव था। ठीक है दोस्तों, दूसरी इसकी बात क्या थी, इसको बुद्धिमान मानव भी कहा जाता था। बुद्धिमान
मानव। देखो दोस्तों, बुद्धिमान मानव क्यों कहा जाता था वो भी मैं बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्धिमान मानव किसे कहा जाता था, होमो सेपियंस निएंडरथाल को कहा गया। और ये क्या करता था दोस्तों, तन थकने के लिए, तन यानी शरीर को ढकने के लिए, तन यानी हम कह सकते हैं शरीर को ढकने के लिए चमड़े से बने वस्त्रों का प्रयोग करता था। ठीक है दोस्तों। और कहाँ विस्तृत था ये, एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता था। ठीक है दोस्तों, हम कह सकते हैं एशिया, अफ्रीका और यूरोप में व्याप्त। ठीक है दोस्तों। अब पेपर में दोस्तों इसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। 3 पॉइंट्स हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में पूछा जाता है कि मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव कौन था, किस मानव को बुद्धिमान मानव कहते हैं, या कौन सा मानव तन ढकने के लिए चमड़े के वस्त्रों का प्रयोग करने लगा था। तो कह सकते हैं हम होमो सेपियंस मानव तन ढकने के लिए क्या करने लगा था, वस्त्रों का प्रयोग करने लगा था। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई हमारी। देखो इस एक और बात मैं बताना भूल गया था दोस्तों, ये जो चौथी अवस्था का मानव था होमो इरेक्टस था। जो चौथी अवस्था का मानव था दोस्तों होमो इरेक्टस। ठीक है, इस अवस्था में मानव ने आग का आविष्कार भी कर लिया था। क्या कर लिया था दोस्तों, आग का आविष्कार भी कर लिया था। क्योंकि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि किस मानव ने आग का आविष्कार किया था। तो याद रखना, मानव ने अपने विकास की चौथी अवस्था में क्या कर लिया था, आग का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट्स आपका यहाँ तक। नेक्स्ट, ये आप तक बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा 6वां पॉइंट है। देखिए दोस्तों, 6वीं अवस्था, है दोस्तों हमारी होमो सेपियन। ठीक है, होमो सेपियंस, इसको हम क्रो-मैग्नन मानव भी कहते हैं। कहते हैं दोस्तों, क्रो-मैग्नन मानव कहते हैं। अब इस होमो सेपियंस के मैं अन्य नाम बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहला नाम है इसको क्रो-मैग्नन मानव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, इसको आधुनिक मानव भी कहते हैं, आधुनिक मानव भी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक मानव भी कहते हैं। इसके बाद में बात करें हम, इसको पूर्ण विकसित मानव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रज्ञा मानव भी कहते हैं इसको, प्रज्ञा मानव यानी ज्ञानी मानव। ठीक है दोस्तों, पूर्ण विकसित मानव हो गया, आधुनिक मानव हो गया, प्रज्ञा मानव हो गया, क्रो-मैग्नन मानव हो गया। यानी याद रखना दोस्तों, इसको क्रो-मैग्नन मानव, प्रज्ञा मानव, आधुनिक मानव, पूर्ण विकसित मानव, इतने नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसको क्रो-मैग्नन मानव क्यों कहते हैं दोस्तों। तो याद रखना, इसका जो ये क्रो-मैग्नन नाम है दोस्तों, फ्रांस के आधार पर दिया गया कि फ्रांस में, याद रखना दोस्तों, क्रो-मैग्नन मानव नाम दिया गया फ्रांस के आधार पर। ठीक है, क्या हुआ, फ्रांस की एक गुफा में क्या मिला, एक कंकाल मिले दोस्तों, शिलाश्रय मिले, और उन शिलाश्रयों के आधार पे इस मानव को क्या कहा गया दोस्तों, क्रो-मैग्नन मानव कहा गया। तो इसको फ्रांस के आधार पे इसको क्या कहा गया था दोस्तों, क्रो-मैग्नन मानव कहा गया था। याद रखना दोस्तों। और इस मानव की विशेषता, अन्य विशेषता मैं बता देता हूँ दोस्तों। अन्य विशेषता में इस मानव की विशेषता थी कि ये गुफा चित्रकारी करने लगा था ये मानव। चौथी जो अगली विशेषता है, हाथी दांत से छोटी मूर्तियाँ बनाने लगा। छोटी मूर्तियाँ बनाता था। ठीक है दोस्तों, 6 फीट लगभग लंबाई थी इसकी, लगभग 6 फीट लंबाई थी। और नेक्स्ट जो इसकी अगली विशेषता थी वो ये था कि सर्वत्र व्याप्त था। इतने सारे पॉइंट्स इसके याद रखना दोस्तों कि किस मानव को आधुनिक मानव कहते हैं, कौन सा मानव को क्रो-मैग्नन मानव कहा जाता है। क्रो-मैग्नन मानव में इसको फ्रांस के आधार पर नाम दिया गया था दोस्तों। फ्रांस में चित्रित शिलाश्रय मिले थे, उस आधार पर इनको क्रो-मैग्नन नाम दिया गया। आधुनिक मानव क्यों कहा गया, आधुनिक मानव का मतलब है वस्त्र बनाने लगा,
खाना पीना बनाने लगा, घर बनाकर रहने लगा, खेती पशुपालन आदि करने लगा था। इस वजह से इसको क्या कहा गया, आधुनिक मानव। पूर्ण विकसित हो चुका था दोस्तों, निवास आवास बनाकर रहने लगा था। गुफा चित्रकारी करता था, चित्रकारी भी करने लगा था। हाथी दांत से बनी छोटी मूर्तियां भी बनाने लगा था दोस्तों, और सभी जगह पाया जाने लगा, यानी सभी महाद्वीपों में ये क्या है, फैल गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या हो गई, मानव विकास की क्या हो गई, सभी संपूर्ण अवस्थाएं हो गई दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट उसके बारे में अगर बात करें दोस्तों, ये तो हमारी मानव विकास की सभी अवस्थाएं हो गई कम्प्लीटली। इसके बाद में मैं कुछ मानवों के नामकरण यानी मानव की जो आवास स्थल हैं उन आवास स्थलों के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है पेपर में पूछ लेता है दोस्तों। जैसे आपसे कहे दोस्तों कि होमोनिड्स मानव का निवास स्थल था, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि आदि मानव के मूल स्थान, आदि मानव के मूल स्थान पूछ लेता है दोस्तों। पहला में से उनको है होमोनिड्स, होमोनिड्स दोस्तों। इस होमोनिड्स को हम रामापिथेकस भी बोलते थे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रामापिथेकस बोलते थे। और जो इसका मूल स्थान था दोस्तों, मूल स्थान कौन सा था, अफ्रीका था। क्या था दोस्तों, अफ्रीका था। ठीक है, बात क्लियर हो गई हमारे यहाँ पे। अब दूसरी की बात करें, हमारा जो दूसरी अवस्था है वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा जो मानव है हमारा वो था जिजांथ्रोपस। ये नाम दिए गए हैं दोस्तों, अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम दे दिए गए थे, जिजांथ्रोपस। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें हम चौथी अवस्था में। चौथी अवस्था में बात करें दोस्तों जावा मानव, पैकिंग मानव, जावा मानव, पैकिंग मानव, पैकिंग मानव। ठीक है दोस्तों, छठवां हमारा आ जाता है निएंडरथाल मानव, निएंडरथाल मानव। सातवां आ जाता है हमारा पिल्टडाउन मानव, पिल्टडाउन मानव। आठवां आ जाता है दोस्तों हमारा क्रो-मैग्नन मानव, क्रो-मैग्नन मानव। और नवा आ जाता है दोस्तों हमारा होमोसोपियंस मानव, होमोसोपियन मानव। ठीक है दोस्तों, ये हमारे क्या नामकरण है। अभी देखो ये इनके मूल स्थान क्या थे, यानी इनको जो ये नामकरण दिया था वो किन किन आधारों पे, किन किन स्थानों पे दिया था। तो याद रखना, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम था दोस्तों, ये दिया था दक्षिण अफ्रीका में। इसको नाम क्या था, मानव, आदि मानव क्या नाम दिया था, दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जिजांथ्रोपस कहाँ पे नाम दिया था, पूर्वी अफ्रीका में नाम दिया था। हम बात करें जावा मानव की, इंडोनेशिया में। ठीक है, जावा नामक स्थान है, जावा द्वीप है इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, पैकिंग मानव कहा जाता था आदि मानव को चीन में। निएंडरथाल मानव कहा जाता था जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, और पिल्टडाउन मानव कहा गया इंग्लैंड में। और क्रो-मैग्नन मानव कहा गया दोस्तों फ्रांस में। होमोसोपियंस मानव कहा गया पामीर, एशिया में। ठीक है, कुल मिला के बात कह सकते हैं कि इन स्थानों पे जो आदि मानव निवास करते थे दोस्तों, उन मानवों के जो कंकाल हैं उनको इन नामों से नाम दिया गया। जिनमें जो पैकिंग मानव है और जो ये हमारा पिल्टडाउन मानव है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पिल्टडाउन मानव, पैकिंग मानव, निएंडरथाल मानव और क्रो-मैग्नन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछ लेता है। जो बड़ी बड़ी यूपीएससी के एग्जाम्स होती हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के दोस्तों, कि ए बी सी का मिलान कीजिए, तो ये ऑप्शन इस टाइप के रख देता है कि पैकिंग मानव ये में रख दिया, निएंडरथाल, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों इसमें से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हमारे मानव विकास की अवस्थाएं थी और आदि मानव की जो भूमिकाएं थी, उन सभी तथ्यों के बारे में हमने यहाँ पे एक एक बिंदु को लेते हुए समझा दिया है दोस्तों, कम्प्लीटली करा दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से,
और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों सभी को बताएं कि अपने चैनल पर इतिहास की नियमित क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं दोस्तों। तो आप कंटिन्यूस अपनी नोटबुक बना लें और उसमें नोट्स के रूप में इनको सभी को बनाते हुए चलें। नोटबुक बना लें क्योंकि कम्प्लीटली मैटर मिल रहा है दोस्तों आपको, इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक